जैसे ही रिया एक आईएएस अधिकारी बनकर अपने नए पद की शपथ लेती है, उसका सीना गर्व से फूल जाता है। लेकिन उसकी आंखें उन पुराने काले दिनों को याद करके भर आती है, जब वो पूरी तरह टूट चुकी थी, जिंदगी से हार मान चुकी थी और खुद को खत्म करने की सोच रही थी। फिर वो अपने पहले जिले से, जहां उसकी पहली तैनाती हुई थी, अपनी चमचमाती सरकारी कार में सवार होकर बिना रुके मुंबई की एक पुरानी बस्ती की ओर चल पड़ती है। वो जगह जिसका हर कोना उसे सालों से याद था, जहां कभी एक बुजुर्ग शख्स रहता था जिसने उसकी बिखरी हुई जिंदगी को फिर से जोड़ा था। उस शख्स का नाम था रामदास जी, एक ऐसा इंसान जिसकी एक छोटी सी मदद ने रिया को आज इस ऊंचे मुकाम तक पहुंचा दिया था। और अब रिया उस मदद का कर्ज चुकाने के लिए बेचैन थी। उसके दिल में वो पुरानी यादें ताजा हो रही थी कि कैसे रामदास जी ने उसे मौत के मुंह से खींचा था। रिया अपनी कार लेकर उस पुरानी बस्ती में पहुंचती है और जैसे ही वो वहां कदम रखती है, उसकी नजरें रामदास जी को ढूंढने लगती है। उसका दिल इतना बेचैन हो उठता है कि हर सांस में एक तूफान सा महसूस होता है। वो हर घर, हर गली, हर चौराहे पर उनके बारे में पूछने लगती है। लोग बताते हैं कि रामदास जी अब यहां नहीं रहते, बल्कि पास के बस अड्डे पर दिन रात काटते हैं, अकेले, बेसहारा, क्योंकि उनके बेटे और बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया था और अब वो भीख मांगकर गुजारा करते हैं। ये सुनते ही रिया का दिल टूटकर बिखर जाता है। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि वो इंसान जो दूसरों की मदद करता था, खुद इतनी बुरी हालत में होगा। और वो बिना सोचे समझे अपनी कार को बस अड्डे की ओर दौड़ा देती है। उसके मन में गुस्सा, दर्द और प्यार का एक मिला-जुला तूफान उठ रहा था, जो उसे रुकने नहीं दे रहा था। जैसे ही रिया बस अड्डे पर पहुंचती है, उसके कदम थरथराने लगते हैं। वो भीड़ में रामदास जी को ढूंढने लगती है। उसकी नजरें हर कोने को छान मारती है, हर चेहरे को देखती है और आखिरकार वो उन्हें एक सुनसान कोने में देख लेती है। वो वहां बैठे हैं, फटे पुराने कपड़ों में, कमजोर, थके हुए, और ऐसा लग रहा है जैसे भीख मांगकर ही वो अपने दिन काट रहे हैं। रिया उनकी ये दयनीय हालत देखकर सन्न रह जाती है। उसकी सांसें रुक सी जाती है। दिल इतनी जोर से धड़कता है कि लगता है बाहर निकल आएगा। और वो दौड़कर उनके पास पहुंचती है, उनके सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसुओं की बाढ़ बहने लगती है, लेकिन रामदास जी उसे पहचान नहीं पाते। वक्त ने उनकी आंखों की रोशनी को धुंधला कर दिया था और रिया अब एक ताकतवर अधिकारी बन चुकी थी। वो कांपती हुई आवाज में कहते हैं, बेटी, तुम कौन हो? मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? ये सुनते ही रिया का दिल चीख उठता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है और उन्हें अपने सीने से लगा लेती है। कहती है, बाबा, अब बस करो। आज से आपको कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मैं आ गई हूं। अब कोई दुख, कोई तकलीफ आपको छू भी नहीं सकेगी। मैं आपकी बेटी हूं, आपकी रिया। और ये दिल को हिला देने वाला मंजर देखकर वहां मौजूद रिया का ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड हैरान रह जाते हैं। सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। एक इतनी बड़ी अधिकारी एक भिखारी को गले क्यों लगा रही है? उसे बाबा क्यों कह रही है? बस अड्डे पर खड़े लोग भी ये सब देखकर दंग रह जाते हैं। उनकी आंखें कौतूहल से भर जाती है और कुछ तो फुसफुसाने लगते हैं कि ये कौन सी कहानी है जो यहां खेल रही है। फिर रिया रामदास जी को सहारा देकर उठाती है और उन्हें अपने साथ ले जाने लगती है। उसकी हर सांस में प्यार भरा हुआ है, लेकिन गुस्सा भी उबल रहा है कि कैसे कोई अपने पिता के साथ ऐसा कर सकता है। लेकिन तभी रामदास जी रुकते हैं और कमजोर आवाज में पूछते हैं, बेटी, तुम कौन हो? मुझे अपने साथ क्यों ले जा रही हो? रिया उनकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखती है और कहती है, बाबा, आपने मुझे शायद नहीं पहचाना। मैं रिया हूं और मुझे भी आपने एक दिन ऐसे ही भरपेट खाना खिलाया था, मेरी जिंदगी को नया रास्ता दिया था। ये सुनते ही रामदास जी की आंखें नम हो जाती है। वो पुरानी बातों को याद करने की कोशिश करते हैं। उनकी कमजोर याददाश्त कुछ पलों को जोड़ने लगती है और फिर वो चुपचाप रिया के साथ चल पड़ते हैं।
रिया उन्हें बस अड्डे के पास ही एक छोटे से ढाबे पर ले जाती है। वही ढाबा जहां सालों पहले रामदास जी ने उसे खाना खिलाया था, जब वो भूख से तड़प रही थी और जिंदगी से हार मान चुकी थी। और वहां रिया रामदास जी को अपने हाथों से खाना खिलाती है। हर कौर के साथ उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं और वो पूछती है, बाबा, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? आप तो इतने अच्छे इंसान थे, आपकी जिंदगी तो हंसी खुशी चल रही थी। रामदास जी पहले तो चुप रहते हैं, उनकी आंखें खामोश रहती हैं, लेकिन फिर वो धीमी आवाज में कहते हैं, बेटी, याद है ना, मैंने तुझे बताया था कि मेरी बहू को बुरी आदतें हैं। तेरी मदद करने के बाद कुछ साल तो ठीक चला, लेकिन फिर मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। उसके बाद से मैं दर दर भटक रहा हूं, भीख मांगकर जिंदा हूं। ये सुनते ही रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से से कांपने लगती है और कहती है, बाबा, अगर ऐसा है तो आप मेरे साथ चलो, गाड़ी में बैठो। मैं देखती हूं कि आपके बेटे भू में इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने आपको इस हाल में छोड़ दिया। भले ही आप उनके साथ न रहें, लेकिन उन्हें सबक सिखाना मेरा फर्ज है। आज से आप मेरे साथ रहोगे। मेरे बाबा बनकर रामदास जी पहले मना करते हैं, कहते हैं कि वो नहीं चाहते किसी का बुरा हो। उनकी थकी हुई आवाज में दया झलकती है, लेकिन रिया बार बार जिद करती है, अपने प्यार और गुस्से से उन्हें मना लेती है और आखिरकार वो मान जाते हैं। रिया उन्हें सहारा देकर गाड़ी में बिठाती है और उसी बस्ती में वापस पहुंचती है जहां से वो अभी अभी आई थी। वहां पहुंचकर रामदास जी उसे अपना पुराना घर दिखाते हैं। वो घर जो कभी उनका आशियाना था, जहां उनकी हंसी गूंजती थी, और अब वो वहां के लोगों से अलग थलग पड़ चुके थे। रिया अपनी गाड़ी को सीधे उस घर के सामने रोक देती है और उसका ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। सोचते हैं कि मैडम को क्या हो गया है, एक भिखारी को साथ लेकर क्यों घूम रही है। उन्हें लगता है कि शायद इस बुजुर्ग ने कभी मैडम की मदद की होगी और वो उसका कर्ज चुकाने आई है। लेकिन पूरी सच्चाई जानने की उत्सुकता उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है और वो रिया के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। रिया रामदास जी को लेकर उस घर के मुख्य दरवाजे पर पहुंचती है, वही घर जहां से उनके बेटे और बहू ने उन्हें धक्के मारकर निकाला था, जहां कभी उनका सम्मान था, उनका परिवार था। लेकिन अब वो सब कुछ खो चुका था। घर के अंदर रामदास जी का बेटा विजय और उसकी पत्नी मीता रहते हैं। विजय ने लव मैरिज की थी और अपनी पत्नी के साथ इस घर में बस गया था। पहले वो अपने पिता का ख्याल रखता था, लेकिन मीता को शराब की बुरी लत थी और विजय को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। वो अपनी पत्नी की हर बात मानता था और धीरे धीरे दोनों ने रामदास जी को ताने देना शुरू कर दिया। फिर उन्हें घर से बाहर कर दिया, जैसे वो कोई बोझ हो। और अब वो खुशी से जी रहे थे, लेकिन उनकी खुशी में एक काला साया था जो आज सामने आने वाला था। रिया घंटी बजाती है और विजय दरवाजा खोलता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, उसे रिया की चमचमाती वर्दी, सरकारी गाड़ी और सिक्योरिटी गार्ड दिखते हैं और वो डर से थरथराने लगता है। अंदर मीता टेबल पर बैठकर शराब के घूंट ले रही है और बाहर का नजारा देखकर उसकी आंखें तिरछी हो जाती है। विजय घबराते हुए कहता है, मैडम, बताइए आपको क्या काम है, किससे मिलना है? तभी रिया रामदास जी को आगे करती है और सख्त आवाज में पूछती है, इन्हें पहचानते हो? विजय अभी कुछ बोल पाता उससे पहले मीता अंदर से चिल्लाती है, हां, मैं जानती हूं इस बूढ़े को। ये हमारा ही बूढ़ा है जिसे हमने घर से भगा दिया था। ये सुनते ही रिया का गुस्सा फट पड़ता है। वो तेजी से घर के अंदर घुसती है और मीता को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। मीता चौंक जाती है, उसका गिलास छूटकर जमीन पर गिर जाता है और विजय कुछ कहना चाहता है, लेकिन वर्दी का रोब देखकर चुप रह जाता है। रामदास जी ये सब देखकर मन ही मन सोचते हैं कि शायद इन्हें ऐसा ही सबक मिलना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी औलाद इतनी निर्दयी हो जाएगी। रिया दोनों को बिठाती है और गुस्से में कहती है, तुमने अपने पिता के साथ जो किया वो किसी भी औलाद के लिए शर्म की बात है।
अगर तुम उनकी देखभाल नहीं कर सकते तो जो प्रॉपर्टी तुमने उनके नाम से हड़प ली है वो सब वापस करो, वरना मैं अभी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दूंगी। ये सुनते ही विजय और मीता के होश उड़ जाते हैं। दरअसल विजय ने अपने पिता को बहला फुसलाकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी और फिर उन्हें घर से निकाल दिया था। उन्हें कानून का डर नहीं था, लेकिन रिया की बात सुनकर उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। दोनों सोचते हैं कि शायद पिताजी ने पुलिस में शिकायत कर दी और अब ये अधिकारी हमें सजा देने आई है। तभी विजय और मीता रामदास जी के पैरों में गिर पड़ते हैं, रो रो कर माफी मांगते हैं। बाबूजी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से आप हमारे साथ रहो, हम आपकी पूरी सेवा करेंगे। लेकिन रामदास जी साफ मना कर देते हैं और रिया से कहते हैं, बेटी, मैं इनके साथ नहीं रह सकता, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। तूने जो मेरे लिए किया वो मेरे लिए बहुत है। विजय समझ जाता है कि रिया कोई करीबी होगी जो उसके पिता को इतना प्यार दे रही है। वहां खड़ सिक्योरिटी गार्ड और बस्ती वालों की आंखों में भी सवाल तैरने लगते हैं कि ये लड़की कौन है। तभी रिया सबकी जिज्ञासा को शांत करते हुए कहती है, हाँ, मैं इनकी बेटी हूं। भले ही खून का रिश्ता ना हो, लेकिन इन्होंने मेरे लिए जो किया वो कोई सगा पिता भी शायद न करे। विजय चौंक जाता है, आप इनकी बेटी कैसे हो सकती है? मैं इनका इकलौता बेटा हूं। रिया मुस्कुराती है और सबको बैठाकर अपनी कहानी सुनाने लगती है। वो कहती है, 6 साल पहले जब मेरे भाई भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया था, मेरा तलाक हो चुका था। मैं पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन वो मुझे एक पैसा नहीं देना चाहते थे। मैं टूट चुकी थी, 5 दिन से भूखी थी और इसी बस अड्डे पर बस के सामने कूदने आई थी। तभी रामदास जी ने मुझे देख लिया। वो उस दिन वहां बैठे थे और मुझे बस के सामने से खींच लिया, मुझे ढाबे पर ले गए, अपने पैसे से मुझे खाना खिलाया और 1 लाख रुपए देकर कहा, बेटी, पढ़ो, आगे बढ़ो और मुझे कभी मत भूलना। मैंने उन पैसों से पढ़ाई की, मेहनत की और आज मैं आईएएस अधिकारी बनकर उनके पास लौटी हूं। लेकिन उनकी ये हालत देखकर मेरा दिल रो पड़ा। ये सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो जाती है। विजय और मीता डर से कांपने लगते हैं। रिया कहती है, अब ये मेरे साथ रहेंगे, लेकिन तुम लोग सुन लो, ये जब चाहें अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। अगर तुम्हें दिक्कत हो तो मैं अभी वकील बुलाकर कागजात तैयार करवा दूं। दोनों डर से मान जाते हैं और रिया रामदास जी को अपने घर ले जाती है। वो उन्हें अपने पिता की तरह रखती है, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखती है, उनके लिए नई जिंदगी शुरू करती है जहां हर पल खुशी हो, हर दिन सम्मान हो। एक दिन रामदास जी कहते हैं, बेटी, अब तू शादी कर ले, घर में बच्चे होंगे तो मेरा भी मन लगेगा। रिया मना करती है, लेकिन फिर अपने पहले पति अमित की कहानी सुनाती है, कैसे उसकी सास की वजह से तलाक हुआ और कैसे अमित आज भी उससे प्यार करता है और उसने दूसरी शादी नहीं की। ये बात सुनकर रामदास जी चुपचाप खुद अमित से मिलने जाते हैं और उसे बुलाकर रिया के घर पर लाते हैं। शाम को जब रिया ड्यूटी से लौटती है तो अमित को देखकर चौंक जाती है। फिर दोनों बैठकर घंटों बातें करते हैं, पुराने गिले शिकवे मिटाते हैं और फिर से एक हो जाते हैं। आज रिया, अमित और रामदास जी एक खुशहाल परिवार की तरह रहते हैं और रामदास जी अपनी बेटी की कामयाबी देखकर गर्व महसूस करते हैं। हर दिन वो सोचते हैं कि उनकी छोटी सी मदद ने कितनी बड़ी जिंदगी बदली और अब वो खुद उस जिंदगी का हिस्सा है जहां प्यार की कोई कमी नहीं।